दोस्तों की टॉपिक वाइज सीरीज में अगली वीडियो है जहां पे मैं उत्तराखंड की जो विभिन्न जनजातीय क्षेत्र हैं जहां पे जो भी जनजातियां रहती हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन इस टॉपिक में यानी कि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही जो जनजातीय क्षेत्र की जाति है यानी कि जो भी यहाँ पे आपने नाम देख ही लिया है जौनसारी, इनके बारे में हम बात करेंगे। ये जो जनजातीय समूह है जौनसारी, इसमें हम क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे, साथ में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चनिंग के थ्रू फिर आप इसको और अच्छे से समझोगे। देखो, पहली बात, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? जौनसार। ठीक है। फिर गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो वो हो जाएगा जौनसार। याद रखिएगा, उत्तराखंड का दूसरा है, ठीक है, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा हो जाएगा? जौनसारी। ठीक है। फिर सवाल आएगा कि इनका मुख्य निवास स्थल कहाँ है? जो जौनसारी समुदाय है इसका मुख्य निवास स्थल कहाँ है? तो लघु हिमालय के उत्तर पश्चिमी भाग, जो उसका भावर क्षेत्र है, भावर हम जिसको कहते हैं, तो लघु हिमालय के उत्तर पश्चिमी भाग का भावर क्षेत्र। ठीक है। टिहरी का जौनपुर क्षेत्र, उत्तरकाशी का परगना नेकान क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो जौनसार या जौनसार जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। प्रीडोमिनेंटली फॉर्म में या बहुतायत मात्रा में ये कहाँ पर है, मतलब ये जौनसार को कहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है? उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आपके देहरादून में है। ठीक है। यानी कि डोमिनेंटली फॉर्म में ये आपका जो है देहरादून का जो कालसी, चक्राता, त्यूनी तहसील है, वहां पे आपको ये जौनसारी समुदाय के लोग देखने को मिलेंगे। और उसी को जो है जौनसार बाबर क्षेत्र रिकमेंड भी किया जाता है, उसी को कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे भी आ सकता है आपसे कि जौनसार बावर क्षेत्र में कुल कितने खाते व राजस्व गांव है? तो याद रखिएगा 358 तो राजस्व गांव हो गए और 39 खाते यानी कि पट्टियां इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। क्वेश्चनिंग करेंगे कि क्या पूछा जा सकता है। देखो, जौनसार बावर क्षेत्र की मुख्य भाषा क्या है? ये तो बहुत आसान सा हो जाएगा, आप बोल दोगे जौनसारी। लेकिन टफ कैसे हो जाएगा कि हिमाचली भाषा उत्तराखंड के किस जनजातीय समुदाय के अंतर्गत बोली जाती है? तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा जौनसार भावर। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बोला जाता है। देवघर में देवघरी भाषा का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? तो जौनसार भावर से। ठीक है। इस तरह से आप इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, प्रजाति एवं जाति ये मंगोल एवं डोमो प्रजातियों के मिश्रण लक्षण वाले होते हैं। अब देखो, ये मंगोल क्या है पहले ही समझो। देखो, ये मंगोल ना, जो मंगोल वो वाले नहीं है जिन्होंने इंडिया में आक्रमण किया था, ये उनकी बात नहीं हो रही है। ये मंगोल है ह्यूमन। जब अगर आप एंथ्रोपोलॉजी या आपने आर्कियोलॉजी वगैरह या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे ह्यूमंस की स्टडी किया जाता है, अवशेषों को देखा जाता है, तो वहाँ पे ह्यूमन का जो एवोल्यूशन होता है ना, उसमें जैसे क्रोमैग्नन, मंगोल, ठीक है, और होमो सैपियंस, तो खैर अब बेसिक सा साइंटिफिक नेम है, लेकिन होमो सैपियंस, सैपियंस, तो ये जो नेम्स आपको देखने को मिलेंगे तो ह्यूमन के एवोल्यूशन की, ठीक है ना। तो जो फेस स्ट्रक्चर होता है डिफर देखने को मिल सकता है, लेकिन वो कोई विकार नहीं है, मतलब चेहरे की बनावट है। यार इसको ऐसे समझ लो आप, जैसे उत्तराखंड के कुछ लोगों की आंखें एकदम से वैसे होती जैसे वो थोड़ा नेपाल के लोगों से मिलती जुलती हैं, या जैसे चाइनीज लोग होते हैं और जापानीज लोग होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब चेहरे की बनावट, तो मैं तो आईज के हिसाब से बोल रहा हूँ, बाकी आप लोग थोड़ा फेस स्ट्रक्चर्स को देख के समझ सकते हो। जैसे तिब्बती लोग हो गए, अब मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है वरना पता चला ह्यूमन राइट्स वाले मेरे पीछे पड़ गए, पर मैं आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मंगोल क्या है। ठीक है ना। चलिए, बाकी अगर इसको आपको लगता है गलत बोल रहे थे, एक बार एंथ्रोपोलॉजी आप टटोल लेना और मंगोल सर्च कर लेना, आप समझ जाओगे कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने इसी को बताने के लिए आपको ये एग्जाम्पल दिए। चलिए आगे देखिए, तो जो कारीगर हो गए, हरिजन हो गए, खसास हो गए, या डोमो जो यहाँ पे बोला जा रहा था, तो ये सब के सब आपके जौनसार जनजातीय समुदाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आगे देखिए, खसास वर्ग में ब्राह्मण, राजपूत, कारीगर वर्ग में लोहार, सोनार, नाथ, जोगी, बागची, बढ़ई, और हरिजन खसास वर्ग में डोम, कोल्टा, कोली, मोची आदि जातियां आते हैं। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले तो यही समझ लो कि जौनसारी जो जनजातीय क्षेत्र है के लोग हैं, जौनसारी लोग हैं, इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। खसास वर्ग में, हरिजन खसास और कारीगर वर्ग में। ठीक है ना। अब समझना क्या है, सवाल क्या आएगा कि ये आ सकता है कि कारीगर वर्ग या खसास वर्ग किस
उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है या किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है ना। या हरिजन खसास वर्ग किस जनजाति से संबंधित है, तो याद रखिएगा जौनसार से, ठीक है। तो खसास वर्ग में कौन है, कारीगर वर्ग में कौन है और हरिजन खसास वर्ग में कौन है, इसको समझिए, ठीक है। देखिए ब्राह्मण भी देखने को मिलेंगे, कारीगर वर्ग में बढ़ई लोहार वगैरह देखने को मिलेंगे, सोनार देखने को मिलेंगे, ठीक है। जोगी भी, अब तो खैर जोगी तो हर कोई बन रहा है। हरिजन में डोम हो गया, कोल्टा, कोली, मोची, ये सब यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। पर इनकी वेशभूषा के बारे में सवाल आता है कि ऊनी कोट और ऊनी पजामा झंगोली और ऊनी टोपी डिगबुआ, ठीक है। तो सवाल क्या आएगा, पहले तो झंगोली किसको कहा जाता है, पजामा, ठीक है ना। अब बाकी यूज तो आप समझ ही गए। और डिगबुआ किसे कहा जाता है, तो ऊनी टोपी को कहा जाता है। ठाट, ढाट क्या है, एक बड़ा रुमाल है, इसको हम वैसे गढ़वाली में ठाटू भी बोलते हैं, जिसको सर में बांधा जाता है, ठीक है ना। परांदा आप हिंदी में इसको बोला जाता है, ठीक। इसके अलावा जो है झगा, झगा क्या है, कुर्ती कमीज जिसको बोला जाता है, झगा इसको बोला जाता है। तो सवाल आ सकता है कि झगा क्या है। चोल्टी किसको कहा जाता है, जो कुर्ते और चोली के बाहर वो पहनते हैं, जैसे कमर पे भी लपेट देते हैं जिसको, ठीक है। और आल किसको कहा जाता है, रंग बिरंगे जूतों को आल कहा जाता है, ठीक है। चलिए बस यही यहाँ पे जो मेन ट्रेडिशनल शब्द हैं इनको याद रखना है, बस यही आपसे पूछे जाएंगे। ठाट क्या है, झा क्या है, चोटी क्या है, आल क्या है, ये सवाल यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब इनके आवास के बारे में बात करेंगे। देखो आवास क्या है इनका, कैसे था, देखो घर लकड़ी के और पत्थर के बनते हैं, ठीक है। अरे एडी, देखो घर कैसे बने होते थे, घर लकड़ी और पत्थर के बनते हैं, जो 2 या 3-4 मंजिलों का होता है। घर का मुख्य द्वार लकड़ी का बना होता है, जिस पर विभिन्न प्रकार की सजावट की जाती है। कि अभी जैसे जैसे मैंने कहा ना, जो थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं वो पक्के मकान बना देते हैं, तो जो पुराने ट्रेडिशनल घर होते हैं वो तोड़ देते हैं और उसको जगह पे पक्के मकान बनाने शुरू हो जाते हैं। तो जो ये जिसकी बात कर रहे हैं पत्थर के, तो सिंपल सी बात है, पत्थर कुछ इस तरह से आपको ये घर देखने को मिलेंगे और पत्थर की यहाँ पे सजावट होगी, ठीक है ना। सजावट नहीं, मतलब पत्थर से इसकी छत बनाई जाएगी। और आगे की तरफ क्या होता है ना, जो बरामदा होता है उसको गढ़वाली में दमेलू बोला जाता है। हो सकता है सवाल आ भी जाए, यूके ट्रिपल इस तरह के सवाल पूछता है, दमेलू क्या है, ठीक है ना। तो दमेलू जो है ये अंदर यहाँ पे खुला होगा और आगे से इसके ये ऐसे बिम्ब, पिल्लर जिसको हम बोलते हैं, खड़े रहते हैं। इंग्लिश में बिम्ब बोलो या पिल्लर बोलो, ठीक है ना। ये लकड़ी के बने होते हैं, जैसे पूरा का पूरा डिजाइन बनाया होता था और ऊपर पूरा घर ऐसे पत्थर की तरह से भी बनाया होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपने देखा होगा भुट्टा बोलते हैं, जिसको आप मक्का मेज, ठीक है, इंग्लिश में मेज बोलते हैं, वो भी टांगे रहते हैं लोगों ने। तो ये ट्रेडिशनल व्यू होते हैं घरों के, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सामाजिक संरचना की अगर बात करें, मतलब इनकी जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, ये कैसी है। वैसे तो पूरा इंडिया ही पितृसत्तात्मक है, पर इनमें भी पितृसत्तात्मक दिखाई देता है। संयुक्त परिवार रहता है, ठीक है ना। परिवार का मुखिया सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होता है, जो परिवार की संपत्ति की देखभाल करता है और सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण रूप से सहभागिता दिखाता है। एकल परिवार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। घर में एक बड़े होंगे, जो दादा बोलो, चाचा बोलो, और उनके अंडर में उनका पूरा का पूरा परिवार होगा, ठीक है। भाई बहन बेटा सब उन्हीं के अंडर में रहते हैं। इस तरह से जो है संयुक्त परिवार यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, ठीक है। लेकिन अब साथ में यहाँ पे एक अगला पॉइंट आया है, एकल प्रवृत्ति यहाँ पे देखने को मिल रही है, बिल्कुल, क्योंकि लोग अब फैमिली में क्या होते हैं, कुछ जॉब की वजह से दूर चले जाते हैं, कुछ एजुकेशन पढ़ाई लिखाई के लिए, तो परिवार जो है अब लोगों के सारे सारे टूट ही गए हैं, मतलब टुकड़ों में बंटना शुरू हो गया है, ठीक है। सवाल क्या आएगा, सवाल यही आएगा कि जौनसार जनजातीय क्षेत्रों में परिवार के जो सामाजिक स्थिति है वो कैसे देखने को मिलती है, एकल प्रकार की या पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक। तो आप कहेंगे पितृसत्तात्मक, ठीक है। वैसे यहाँ पे चलो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो फैमिलीज का स्ट्रक्चर था या जो वहाँ पे सोसाइटी थी उनकी, वो कैसी थी, ठीक है। इसका कमेंट करके बताइएगा आप, इंपॉर्टेंट है क्योंकि, और अगर आपने आंसर दी थी तो आपको हमेशा याद रहेगा, और नहीं ये पता तो डोंट वरी, बस कमेंट में बोल दीजिएगा कि इंडस वैली वाले का आंसर बता दीजिए, मैं आंसर पिन कर दूंगा और आपको हमेशा के लिए वो आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इनमें बहुपति विवाह का प्रचलन था, लेकिन अब यह प्रथा लुप्त हो चुकी है और इनमें बेविकी या बेवाकी भी बोला जाता है, बेईदोदी की, बाज दिया, ठीक है, आदि प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। बेवकी और जो बोई दोदिकी है ना, ये दोनों, तो एक्चुअली ये दोनों बहुत नॉर्मल से विवाह हैं, इनके बारे में कोई ऐसा डेटा दिया नहीं गया है। मेन है यहाँ पे बाज दिया।
अब बाज दिया का क्या है कि एक तो ये शान शौकत से होने वाला, खूब ढिंडोरा पीट के होने वाला विवाह है। मतलब ढिंडोरा तो क्या, आज इंडियन वेडिंग आपको पता ही ढिंडोरा ही होता है, ठीक है ना। पैसे मतलब शादी के नाम पे कितना पैसा बहाया जाता है इंडिया में, आपको पता ही है, ठीक है। तो वही शान शौकत है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या होता था, इस ये ट्रेडिशन पहले अलग था। पहले कन्या पक्ष से वर पक्ष की तरफ को मतलब बारात लेके जाई जाती थी, इस जौनसारी जो कल्चर था इसके अंतर्गत। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि समय के साथ बदल गए, तो इसलिए अब नॉर्मल तरीके से ही होता है। उनको मतलब यही है कि भाई अब नहीं तो लोग थोड़ा सा ना बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत रख देते हैं, ज़्यादा ही मतलब उन पर उंगलियाँ उठाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए अब जो है फिर चला चली ही चलना शुरू हो गए हैं। जैसे दुनिया, जैसा देश वैसा भेष, मतलब अब चीज़ें हो गई। लेकिन ये बात सच है कि हाँ, पहले कन्या पक्ष ही बारात वर पक्ष की यहाँ चली जाती थी। क्योंकि मेरे को याद है कि मेरी दादी जी ने भी एक बार कहा था कि दादाजी घर पे बैठे हुए थे और बारात को लेके उनके भाई भैयात वहाँ से आए थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये होता है। देखिए, पितृगृह में लड़की जिस देहाती जिसको बोला जाता है को घर एवं कृषि कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। अवयवोपरांत लड़की जो रेयंती का निवास अपने घर का होता है, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, लड़की के लिए यहाँ पे दो शब्द आए हैं, एक है ध्यांती और एक है रेयंती, ठीक है ना। तो सवाल कैसे आएगा कि ध्यंती लड़की को कब कहा जाता है और रेयंती कब कहा जाता है। तो विवाह उपरांत जो लड़की को रेयंती कहा जाता है, और पितृगृह में जब तक लड़की है घर में है वो तब तक उसको ध्यांती कहा जाता है, ठीक है। चलिए इससे आगे हम देखेंगे पार्ट 2 में।